नंबर इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पे एग्जाम में सवाल आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। क्या है वेटेड इंडेक्स नंबर? जहाँ प्राइस भी कंसीडर किया जाता है और क्वांटिटी भी कंसीडर की जाती है। ठीक है, यानी केवल प्राइस के आधार पर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट नहीं किए जाते, उनकी इंपॉर्टेंस को भी कंसीडर किया जाता है। इंपॉर्टेंस को ही वेट कहते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर are those index numbers in which comparative or relative importance is assigned to different commodities। यानी कि हर कमोडिटी को एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस यानी वेट असाइन किया जाता है। जिस कमोडिटी की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है उसको ज्यादा वेट असाइन किया जाता है, जिस इंपॉर्टेंस कम होती है उसको कम वेट असाइन किया जाता है। मतलब हर एक कमोडिटी को उसके इंपॉर्टेंस के आधार पर मेजर किया जाता है। कुल मिलाकर वेटेड अरिथमेटिक मीन में सिर्फ प्राइस नहीं, उसकी क्वांटिटी को, उसके इंपॉर्टेंस को भी कंसीडर करते हैं। सिंपल अरिथमेटिक मीन की तरह सिंपल इंडेक्स नंबर की तरह वेटेड इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के भी दो मेथड हैं, एक वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और एक वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वही वहां पे था सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, यहाँ पर है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? P01। P01 का मतलब करंट ईयर का इंडेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। करंट ईयर को 1 से डिनोट किया है और बेस ईयर को 0 से। तो सिंपल एग्रीगेटिव क्या होता था? सिंपल एग्रीगेटिव में आप केवल P1 का टोटल ले लेते थे और P0 का टोटल ले लेते थे और इनका रेशो निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर अब हम जो प्राइस का एग्रीगेशन करेंगे वो सिर्फ प्राइस का नहीं, उसकी वेट को कंसीडर करते हुए, यानी P1W और P0W। ये वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है। यहाँ पर आप को जो बेस ईयर का प्राइस होगा उसको उसकी रेस्पेक्टिव वेट के साथ मल्टीप्लाई करके और जो करंट ईयर का प्राइस होगा उसको उसकी रेस्पेक्टिव वेट के साथ मल्टीप्लाई करके वेटेड एग्रीगेट मेथड अप्लाई होगा। ध्यान देना, when weights are not assigned specifically but respective quantities of base year are given। अगर आपको बेस ईयर और करंट ईयर का वेट गिवन ना हो, हर एक कमोडिटी का वेट असाइन ना किया हो, लेकिन बेस ईयर की क्वांटिटी दी गई हो, तो फॉर्मूला हमें बदलना पड़ेगा। सिग्मा P0 Q0 डिवाइडेड सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 into 100। P1 वही प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 है प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q0 है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर और W है वेट या इंपॉर्टेंस। क्या बोल रहा है ये ध्यान से सुनना। अगर आपको सवाल में बेस ईयर का प्राइस गिवन हो, माना कि बेस ईयर है 2020 और करंट ईयर है 2025। अगर आपको A, B, C, D 4 कमोडिटीज दी गई हैं, हर कमोडिटी का वेट असाइन किया गया है। वेट जैसे इसका वेट है 10, इसका वेट है 15, इसका वेट है 8, इसका वेट है 20। वेट
असाइन किया गया है हर कमोडिटी का, मतलब हर कमोडिटी की इंपॉर्टेंस को बताया गया है। देखो, जिसका वेट ज्यादा इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इंपॉर्टेंस ज्यादा मतलब क्यों इंपॉर्टेंस ज्यादा है? या तो आप उसका कंजम्पशन ज्यादा करते होंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि ये जो सी है, इस कमोडिटी का नाम है घी, और डी इस कमोडिटी का नाम है राइस। हो सकता है कि घी राइस से महंगा हो, मगर फिर भी राइस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि इसका कंजम्पशन आप ज्यादा करते हो। ठीक है ना? खैर, ये वेट हमें खुद असाइन नहीं करने होते, मैं बस केवल एक मायने बता रहा हूं कि वेट का मतलब क्या होता है, कि भाई आप किस कमोडिटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। इंपॉर्टेंस कई फैक्टर्स पर निर्भर कर सकता है। हो सकता है आपके कंजम्पशन पर निर्भर करता हो सकता है आपकी इनकम पर निर्भर करता हो। जो भी हो, सवाल में ये गिवन होगा। ठीक है, वेट गिवन होगा, हमें बेस ईयर का प्राइस गिवन होगा, और हमें बेस ईयर ये करंट ईयर का प्राइस गिवन होगा। ठीक है ना? कुल मिलाकर ध्यान देना है कि वेट गिवन होगा। अगर हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड अप्लाई करें तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या कहता है? सिग्मा P0 सिग्मा P1 कैलकुलेट कर लो, और सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 कर दो, इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ये था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। उसमें वेट कंसीडर नहीं करते, उसमें कमोडिटीज की इंपॉर्टेंस को कंसीडर नहीं करते, उसमें हर कमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन अगर वेट असाइन किए गए हो कमोडिटीज को, तो फिर हम क्या करते हैं? हम P0 को वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हम इस प्राइस को इस इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। फिर हम P1 को भी वेट के अकॉर्डिंग यानी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम इन दोनों का टोटल करेंगे, सिग्मा P0W सिग्मा P1W, और फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W इनटू 100। ये हो गया वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल है। अगर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड अप्लाई करना है तो वेट को इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर दो, या फिर सवाल में अगर वेट गिवन ही ना हो तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ही लगेगा, या वेट गिवन हो मगर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर निकालने के लिए कहा हो तो वेट इग्नोर कर दो, और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर निकालना है तो वेट कंसीडर करो। ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर हमें क्वेश्चन में वेटेड इंडेक्स नंबर पूछा हो, अगर हमें सवाल में वेटेड इंडेक्स नंबर पूछा हो और वेट गिवन ना हो, वेट की जगह बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन, अगर वेट गिवन ना हो बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन हो, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो। आप यहाँ पर क्या करोगे? फिर P1 Q0 P0 Q0, यानी W की जगह आप Q0 ये। तो अगर वेट गिवन है तो ठीक है, वेट गिवन नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। वेट की जगह किसको? क्वांटिटी को उठा लो, बेस ईयर की क्वांटिटी। अब या तो सवाल में बेस ईयर की क्वांटिटी ही गिवन होगी, या बेस ईयर या फिर हर एक कमोडिटी का वेट गिवन होगा। जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। वैसे फंडामेंटल फॉर्मूला ये वाला होता है। ये वाला फॉर्मूला तो बस एक ऑल्टरनेट है कि अगर मुझे वेट असाइन ना किया गया हो हर एक कमोडिटी का, बल्कि उसकी क्वांटिटी दी गई हो कि आप हर कमोडिटी का कितना कंजम्पशन करते हो, तो मैं कंजम्पशन के आधार पर ही वेट कंसीडर कर लूंगा। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड क्या होता है? जैसे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव क्या होता था? आप हर कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव निकालते थे और उसका टोटल करते थे और उसको n से डिवाइड कर देते थे। ये था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा? सिग्मा WPR डिवाइडेड बाय सिग्मा W। अरे जैसे वेटेड एवरेज निकलता है, याद है ना वेटेड एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W। एक्स क्या होता है? जिसका आपको एवरेज लेना है, तो मुझे एवरेज तो
प्राइस रिलेटिव का लेना है, तो इसलिए मेरा फॉर्मूला सिग्मा डब्ल्यू पी आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू हो जाएगा। यानी वही जो वेटेड अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। वेट क्या है? हर कमोडिटी की इंपॉर्टेंस को वेट कहते हैं, ये गिवन होगा। ठीक है। अच्छा, अगर वेट गिवन ना हो तो मैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड कैसे अप्लाई करूंगा अगर डब्ल्यू गिवन ना हो तो? हाँ, लेकिन बेस एयर की क्वांटिटी गिवन होनी चाहिए। अगर डब्ल्यू गिवन नहीं है तो ये गिवन होना चाहिए। अगर डब्ल्यू गिवन नहीं है मगर बेस एयर की क्वांटिटी गिवन है, तो मैं P0 Q0 को वेट एज्यूम कर लूंगा। ठीक है ना? अगर आपको वेट गिवन ना हो लेकिन बेस एयर की क्वांटिटी गिवन हो, तो आप P0 Q0 को W कंसीडर कर लेना वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड अप्लाई करने के लिए। इन दिस केस, in this particular situation, the results from both methods will be the same. यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों मेथड, चाहे सिंपल, चाहे आप वेटेड एग्रीगेटिव मेथड लगाओ, चाहे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड लगाओ, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब ध्यान से सुनना। मान लो ये ए, बी, सी, डी 4 कमोडिटीज है। ठीक है, 4 आइटम्स है। हर आइटम का वेट असाइन किया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है। इसकी इंपॉर्टेंस है 25, इसकी इंपॉर्टेंस है 10, इसकी इंपॉर्टेंस है 8, इसकी इंपॉर्टेंस है 15। वेट गिवन है, यानी डब्ल्यू गिवन है। अब आपको 2020 का प्राइस गिवन है जो बेस ईयर है, 2025 का प्राइस गिवन है जो कि करंट ईयर है। कुछ भी हो सकता है ये प्राइस, मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है। अब उसने आपसे पूछा है यहां पर कि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर को, क्योंकि प्राइस इंडेक्स नंबर है तो P01 से हम इसको डिनोट करते हैं। ये 01 का क्या रेलेवेंस है? 01 का रेलेवेंस है कि हम करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर के आधार पे करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कौन सा? प्राइस इंडेक्स नंबर। तो P01 मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर। तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W इंटू 100 करोगे, आंसर आ जाएगा। इसी सवाल में अगर पूछे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा? जैसे वेटेड इंडेक्स नंबर निकलता था, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। बस यहाँ पर एक्स का हमें एवरेज नहीं लेना है, हमें तो एवरेज लेना है वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव का। तो हमको चाहिए रहेगा सबसे पहले क्या? हमें चाहिए रहेगा प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या होता है प्राइस रिलेटिव? किसी एक कमोडिटी के प्राइस चेंज को प्राइस रिलेटिव कहते हैं। प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर ही होता है, लेकिन एक सिंगल कमोडिटी का। अब ये कैसे निकलता है? P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके। तो मैं P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके प्राइस रिलेटिव निकालूंगा। मुझे चाहिए वेटेड प्राइस रिलेटिव, तो मैं इसको W से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वेटेड प्राइस रिलेटिव आ गया, ये टोटल आ गया। और यहाँ पर मैं फॉर्मूले में सारी वैल्यूज अप्लाई करूंगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि इस सवाल में ये वेट असाइन किए गए थे, हर एक आइटम की इंपॉर्टेंस गिवन थी, तो
पहले मेथड से आंसर, फॉर एग्जांपल अगर पहले मेथड से इंडेक्स नंबर 112 आ रहा है तो दूसरे मेथड से हो सकता है 120 आए, 130 आए, मतलब आंसर डिफरेंट होंगे। दोनों मेथड से आंसर अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो एग्रीगेटिव मेथड से आंसर आ रहा है वही प्राइस रिलेटिव मेथड से भी आंसर आएगा। आंसर अलग अलग होंगे। अगर बाई चांस फिगर्स ऐसी हैं कि दोनों के आंसर सेम आ गए तो अलग बात है, अदरवाइज जनरली दोनों से अलग अलग वैल्यूज प्रोड्यूस होंगी, अलग अलग आंसर प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर आपको सवाल में वेट गिवन ना हो, वेट गिवन ना हो, बल्कि बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन हो, अगर आपको बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन हो तो ऐसे केस में इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आ जाएगा। यहाँ पर P1 अपॉन Q0 अपॉन P0 Q0 आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको कॉलम बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, एक P0 Q0 का और एक P1 Q0 का, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसके बाद प्राइस रिलेटिव मेथड में तो W चाहिए ही रहता है, यहाँ तो बिना W के काम हो ही नहीं सकता। इस मेथड में तो बिना W के काम हो ही नहीं सकता, और W तो यानी वेट तो असाइन किए ही नहीं गए हैं। तो P0 Q0 को, जो P0 Q0 आप निकालोगे उसी को W कंसीडर कर लेंगे हम, उसी को वेट इंपॉर्टेंस कंसीडर कर लेंगे। P0 Q0 क्या होता है? मान लो कि किसी चीज का प्राइस 10 रुपया है और आपने उसका कंजम्पशन 20 यूनिट का किया, तो 10 इंटू 20 यानी आपने उस प्रोडक्ट पे, उस कमोडिटी पे 200 रुपए खर्चा किया। ये उसकी इंपॉर्टेंस हो गई कि किस कमोडिटी पे कितना खर्चा हो रहा है। अब वेट गिवन नहीं है तो यही अजम्पशन हम लेते हैं कि भाई किस कमोडिटी पर आप बेस ईयर में कितना खर्चा कर रहे हो। खर्चा कैसे निकलेगा? P0 Q0 करके, उसी को हम वेट कंसीडर कर लेंगे। उस केस में मैंने कहा जब आप P0 Q0 को वेट मानोगे तो पहले मेथड से अगर आंसर 120 है तो दूसरे मेथड से भी आंसर 120 ही आएगा। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा अगर सवाल में वेट गिवन ना हो, बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन हो। तो यही बात यहाँ पर लिखी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों मेथड से सेम आंसर प्रोड्यूस होते हैं। हम इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक सवाल है, इस सवाल में वेट 4 आइटम है, चारों के वेट असाइन किए गए हैं। ये 4 आइटम है, चारों के वेट असाइन किए गए हैं, बेस ईयर का प्राइस गिवन है, करंट ईयर का प्राइस गिवन है। दोनों मेथड से हमको इंडेक्स नंबर निकालना है। एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो किसी एक मेथड से पूछेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैलकुलेशन वगैरह कुछ ना करवाए, फॉर्मूला आपसे पूछ ले, तो फॉर्मूला तो याद रखना मस्ट है। ठीक है, अच्छा वेट गिवन है तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W इंटू 100। तो P1W और P0W ये दो कॉलम बना लेता हूँ। P1 4.5 इंटू 5, 4.5 इंटू 5 22.5, 3.2 इंटू 7 22.4, 4.5 into 6 27, 1.8 into 2 3.6, टोटल आ गया 22.5, 22.4, 27, 3.6, 75.5। P0W इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 10, 7 into 2.5 17.5, 6 into 3 18 और 2, तो ये आ जाएगा 47.5। तो हमारे पास सिग्मा P1W है 75.5, सिग्मा P0W है 47.5 इंटू 100,
तो 75.5 डिवाइडेड बाय 47.5 into 100, 159.4। ठीक है, या अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 159। ठीक है, मैंने 75.5 डिवाइडेड बाय 47.5 into 100, 159 अप्रोक्सीमेटली, ये आ गया हमारा। अब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से अगर मुझे इंडेक्स नंबर निकालना हो तो वही वेटेड अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला याद करो, सिग्मा डब्ल्यू एक्स, लेकिन एक्स का नहीं, हमें प्राइस रिलेटिव का वेटेड एवरेज लेना है। तो हमको सबसे पहले प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना होगा। प्राइस रिलेटिव P1 अपॉन P0 इंटू 100, हर इंडिविजुअल आइटम का प्राइस रिलेटिव। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0, इस तरह से हर इंडिविजुअल आइटम का प्राइस रिलेटिव। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ये आ जाएगा 225। 3.2 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 100, 3.2 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 100, 128। इसके बाद 4.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, 150, और ये हो जाएगा 180। लेकिन हमें प्राइस रिलेटिव नहीं, वेटेड प्राइस रिलेटिव चाहिए। तो प्राइस रिलेटिव को W से मल्टीप्लाई कर दो, ये है प्राइस रिलेटिव और ये है W। 225 इंटू 5, 1125, 128 इंटू 7, 896, 150 इंटू 6, 900 हो गया, और ये 360 हो गया टोटल। 1125, 896, 900, 360, 3281। तो 3281 डिवाइडेड बाय सिग्मा W है 20। 3281 डिवाइडेड बाय 20, 164 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर हमको वेट गिवन था, हर एक आइटम का, हर एक कमोडिटी का इंपॉर्टेंस गिवन था। तो हमने यहाँ पर वेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया। क्या यहाँ पे सिंपल मेथड से जो आपका अनवेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो सकता था? बिल्कुल, आप वेट को इग्नोर कर दो। आप वेट को इग्नोर करके केवल सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 कर दो, तो ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। और सिर्फ प्राइस रिलेटिव का एवरेज ले लो, तो ये सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है। वेटेड एवरेज में सिग्मा W PR अपॉन सिग्मा W करते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में सिग्मा P1 W अपॉन सिग्मा P0 W इंटू 100 करते हैं। यानी फॉर्मूले वेटेड अनवेटेड के याद रखने मुश्किल नहीं है, ना ही इनके नाम याद रखने मुश्किल है। ठीक है, अच्छी बात यह थी कि इस सवाल में वेट गिवन था, लेकिन अगर मान लो सवाल में वेट गिवन ना हो, क्वांटिटी गिवन हो बेस ईयर की, बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का करंट ईयर का प्राइस गिवन है, लेकिन वेट, हर एक आइटम का वेट गिवन नहीं है, क्वांटिटी गिवन है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला तो वही लगेगा, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला सिग्मा P1 W तो है ही नहीं, तो Q0 को ही अब कंसीडर करना पड़ेगा। सिग्मा P0 W तो है ही नहीं, तो अब Q0 को ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में एक ये जरा सा चेंज आ जाएगा। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में बस थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला सिग्मा WPR अपॉन सिग्मा W होता है, और W तो है ही नहीं, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि P0 Q0 को ही हम W कंसीडर करेंगे इस केस में, जहां वेट असाइन नहीं किए गए होंगे, केवल और केवल बेस ईयर की क्वांटिटी दी गई होगी।
और इस पर्टिकुलर केस में ही मैंने कहा कि दोनों मेथड से आंसर सेम आए। वो तो प्रैक्टिस के लिए हम दोनों मेथड से कर रहे हैं, एग्जाम में तो किसी एक ही मेथड से पूछता है, अगर पूछता है तो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएंगे। सबसे पहले हमें दो कॉम्बिनेशन बना लेने चाहिए, दो प्रोडक्ट ले लेना चाहिए, एक P1Q0 का और एक P0Q0 का। और याद रखना ये P0Q0 ही हमारे लिए वेट का, इंपॉर्टेंस का काम भी करेगा। P1Q0 हो जाएगा 4.5 into 3 13.5, 3.2 into 4 12.8, 4.5 into 2 9 हो जाएगा और ये 1.8 हो जाएगा। टोटल आ जाएगा 13.5, 12.8, 9, 1.8, 37.1। P0Q0 6, 10, 6, 1 हो जाएगा टोटल 23। तो 37.1 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 100, तो इंडेक्स नंबर आ रहा है 161.3। याद रखना अगर मेरा इंडेक्स नंबर 161.3 आ रहा है तो पता है चेंज कितना है, चेंज कितना है एज कंपेयर्ड, ठीक है, टू बेस ईयर। मतलब चेंज क्या है, अल्टीमेट चेंज कितना है, चेंज है केवल 61.3% का। तो चेंज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर 61.3% का चेंज है। यानी कि इन आइटम्स के लिए जितना आप बेस ईयर में खर्चा करते थे, अब आप उससे 61.3% ज्यादा खर्चा करते हो। यानी जो बास्केट आप पहले 100% में बाय कर लेते थे, अब उस बास्केट को बाय करने के लिए आपको इतने परसेंट खर्चा करना पड़ता है। यानी कि इस बास्केट को खरीदने के लिए अब आपको इतने परसेंट ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये चेंज आया है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड अप्लाई करें तो सबसे पहले तो हमें हर इंडिविजुअल आइटम का प्राइस रिलेटिव निकालना होगा। वही P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके हर इंडिविजुअल आइटम का। तो P1 4.5 अपॉन P0 225। P1 है 3.2 डिवाइडेड बाय 2.5 128 150 और 180। अब मुझे चाहिए वेटेड प्राइस रिलेटिव। तो वेटेड प्राइस रिलेटिव के लिए ध्यान रखना P0Q0 को ही वेट कंसीडर करना है, ठीक है, जब अलग से वेट असाइन ना किया गया हो तो 225 इंटू 6 1350 हो जाएगा, 1280 हो जाएगा, 900 हो जाएगा ये, और 180 हो जाएगा। टोटल 1350 1280 900 180 3710। तो 3710 डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू कितना है, सिग्मा डब्ल्यू है आपका 23। P0Q0 को डब्ल्यू मानना है, डिवाइडेड बाय 23, तो ये आ जाएगा 161.3। तो इस वाले केस में दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। लेकिन अगर वेट असाइन किए गए हों पहले से ही तो फिर दोनों मेथड से अलग अलग आंसर प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में हो तो आपको ये सब टेबल थोड़ी याद रखनी होती है। फॉर्मूला आपको गाइड करता है कि आपको क्या करना है। अगर मुझे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला P1W अपॉन P0W याद है तो मुझे क्या मालूम नहीं है कि मुझे क्वेश्चन में क्या करना है। मुझे P1W का प्रोडक्ट लेना है, मुझे P0W का प्रोडक्ट लेना है। फॉर्मूला अगर आपको
मेमोराइज रहे, तो फॉर्मूला गाइड करता है कि कैलकुलेशन को किस दिशा में ले जाना है। अच्छा, एक सवाल है, इस तरह के सवाल एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं आते। हालांकि जो मैंने अभी किया है वो भी बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। अगर इजी फिगर्स दी जाए तो बिल्कुल उस तरह के सवाल आए भी हैं और आते भी। ये सवाल देखो, इस सवाल में आपको इंडेक्स नंबर ऑलरेडी गिवन है। याद रखना, हर इंडिविजुअल आइटम के इंडेक्स नंबर को, हर इंडिविजुअल आइटम के इंडेक्स नंबर को ही प्राइस रिलेटिव कहते हैं। यानी प्राइस रिलेटिव आपको गिवन है। इंडेक्स नंबर क्या है? प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब हर इंडिविजुअल आइटम के इंडेक्स नंबर को प्राइस रिलेटिव कहते हैं। और हर इंडिविजुअल आइटम का वेट भी असाइन किया गया है। दिए गए इंफॉर्मेशन में सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई हो सकता है और वो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है ना, यहाँ पर ये प्राइस रिलेटिव हो गया, W हो गया, यहाँ पर वेटेड एग्रीगेटिव कह रहा हूँ, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ही यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर P1 P0 ये सब डिटेल तो नहीं दी गई है, तो यहाँ पर एग्रीगेटिव मेथड तो अप्लाई नहीं हो सकता। दी गई जानकारी किस मेथड के लिए रेलेवेंट है? सिग्मा W PR अपॉन सिग्मा W। PR ऑलरेडी गिवन है, W ऑलरेडी गिवन है, हमको दोनों का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो 352 इंटू 48 16896 2200 230 इंटू 8 1840 160 इंटू 12 1920 190 इंटू 15 2850 1920 आ जाएगा 25706। तो 25706 को सिग्मा W से डिवाइड कर दो 93, ये आ गया आपका 276.4 इंडेक्स नंबर। तो सिंपल है। तो एग्जाम में ज्यादातर थोड़े इजी कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं। बेसिकली वो आपको जज करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, फॉर्मूला याद है कि नहीं, या फिर कभी कभी वो आपसे पूछते बहुत आसान सी चीज है, भाषा थोड़ा सा वो घुमा देते हैं, थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं वो सवाल को, कि देखते हैं कि ये सवाल को पढ़ के समझ पाता है या नहीं। ठीक है ना, अगर समझ गए तो सवाल 10 सेकंड में हो जाएगा, नहीं समझोगे तो पढ़ते रहोगे सवाल को। तो पेपर तो आसान ही आता है। कुल मिलाकर यह है कि हमारी चैप्टर पे पकड़ अच्छी हो तो हम पूछे गए सवाल की भाषा भी समझ जाते हैं और जवाब भी आप रीजनेबल टाइम में दे देते हो। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है? Consumer price index number is the index which measures how much the consumer of a particular class have to pay more or less for a certain basket. Certain basket बोले तो group of commodities, ठीक है ना, of goods and services in a given period. मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमको मेजर करके बताता है कि एक जो सर्टेन क्लास ऑफ पॉपुलेशन है वो एक सर्टेन बास्केट के लिए, मान लो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए, जैसे आपने एक कॉमन आइटम्स चुने जो आपको मालूम है कि भाई हाँ, अपने जीने के लिए जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं सब लोग यही आइटम कंज्यूम करते हैं। अब आज की डेट में लाखों कमोडिटीज कंज्यूम करते होंगे। आप लाखों कमोडिटीज को आधार लेकर तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते, तो आप ना एसेंशियल गुड्स या एसेंशियल कमोडिटीज को चुनते हो, एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को। जैसे कि लोग, हम मानते हैं कि यार हर लोग
रेंट पे करते होंगे, एक एग्जाम्पल के लिए, हालांकि कुछ लोग अपने घरों में भी रहते हैं, हर लोग चावल खाते होंगे, ठीक है ना, हर लोग व्हीट यूज करते होंगे, हर लोग ऑयल यूज करते होंगे, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर हर लोग क्लॉथ यूज करते होंगे। आपने एक बास्केट तैयार किया, ये बास्केट तो भैया बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं और हर कंज्यूमर अलग अलग प्रोडक्ट का कंजम्पशन करता है। मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग और आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का मेजरमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपके कंजम्पशन में, आपके बास्केट में अलग गुड्स हों, मेरे बास्केट में अलग गुड्स हों। क्या पता मैं रोटी खाता ही नहीं हूँ, मैं पिज्जा खाता हूँ, क्या पता मैं ऑयल यूज ही नहीं करता हूँ। तो ऐसे सोचा जाएगा तो फिर तो हम कभी कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो हमको एक ऐसा बास्केट एज्यूम करना पड़ता है जो एक आधार बन सके कि हर कंज्यूमर ये बास्केट, ये हर कंज्यूमर इन कमोडिटीज का ही कंजम्पशन कर रहा होगा। हम ये अजम्पशन पर काम करते हैं कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो ये सेम कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे होंगे और सेम क्वांटिटी में कंजम्पशन कर रहे होंगे, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि मेरी क्वांटिटी कम हो, ज्यादा हो, पर हम मानकर चलेंगे कि सबका जो कंजम्पशन है वो सिमिलर प्रोडक्ट का है, यानी सबके बास्केट में एक जैसे गुड्स एंड सर्विसेज है। जब आप इस अजम्पशन के आधार पर चलोगे तभी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकाल पाओगे, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालना असंभव हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का बेसिक क्राइटेरिया यह है कि हम मेजर करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो अपने रोजमर्रा की जीवन जीने के लिए जिन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है उसके लिए वो कितना कम या ज्यादा पे कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये मेरे लिए एसेंशियल गुड्स, इनके लिए पहले मैं मान लीजिए कि ये 2020 है, 2020 में मैं रेंट पे करता था 10,000, ठीक है ना। राइस की कीमत थी 2020 में माना कि 80 रुपए, वीट जो था 30 रुपए था, ऑयल जो था 200 रुपए था, क्लॉथ जो थे 500 रुपए के थे। ये 2020 का डेटा है। 2025 में अब रेंट 18,000 मैं भरता हूँ, राइस जो है वो 150 रुपए केजी हो गया है, वीट का दाम 50 रुपए हो गया है, ऑयल जो है वो 300 रुपए हो गया है, क्लॉथ जो है वो 700 रुपए हो गया है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कंज्यूमर कितना कम या ज्यादा पे कर रहा है। कम भी तो हो सकता है ना, किसी चीज के दाम घट भी सकते हैं, पर बहुत रेयरली होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि कंज्यूमर जो है पहले के मुकाबले कम पे कर रहा हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि समय के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ता है, रुपए की वैल्यू गिरती है, ठीक है ना। जितना जिस चीज को कंज्यूम करने के लिए पहले वो कीमत चुका रहा था, उसी चीज को कंज्यूम करने के लिए उसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, तो जनरली वो ज्यादा ही पे करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम देखना चाहते हैं कि पहले 2020 के मुकाबले 2025 में वो कितना ज्यादा पे कर रहा है। इसके लिए हमको जरूरत होगी हर आइटम के इंपॉर्टेंस की, यानी वेट कि रेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइस का इंपॉर्टेंस क्या है, वीट का क्या है, ऑयल का क्या है, क्लॉथ का क्या है, ये इंपॉर्टेंस सवाल में गिवन होगी। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, यानी ये जो प्राइस इंडेक्स निकलेगा ये कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करेगा। ये कंज्यूमर जो पहले 100% पे करता था, आज की डेट में वो 140% पे करता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो 40% इंक्रीज हो गई है। लेकिन कंज्यूमर तो भांति भांति के हैं, कंज्यूमर तो अलग अलग तरह के हैं, सबका कंजम्पशन अलग होता है। जरूरी थोड़ी है कि सब यही 5 कमोडिटीज का कंजम्पशन करते होंगे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने की सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन है कि हर कंज्यूमर यूज करता है सेम कमोडिटी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन है, क्योंकि अगर मैं ये सोचकर चलूं कि हर कंज्यूमर अलग अलग कंजम्पशन करता है, फिर तो मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हर कंज्यूमर सेम ही कमोडिटीज को कंज्यूम करता होगा। हाँ,
ऐसे केस में जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एक समझ लो कि काम बढ़ जाता है, एक तरह से दायित्व बढ़ जाता है इस चीज को लेकर कि वो बास्केट में उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेलेक्ट करे जो एसेंशियल हो, कॉमन हो और ज्यादातर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हो, कि ज्यादातर पॉपुलेशन इन्हीं चीजों का कंजम्पशन करती है। ठीक है ना? तो अपने बास्केट में ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने सेलेक्ट किए अगर वो कंज्यूमर को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर सही रिजल्ट नहीं देगा। तो बास्केट में किन कमोडिटीज को रखना है ये चुनाव इन्वेस्टिगेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, उसके बाद वो एज्यूम करता है कि जो बास्केट मैंने क्रिएट किया है सारे कंज्यूमर ये सेम बास्केट यूज करते हैं, ये सेम कमोडिटी कंज्यूम करते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर उनका कंजम्पशन भी दिखाया है, इंपॉर्टेंस भी दिखाई है, लेकिन हर कंज्यूमर का भाई कंजम्पशन अलग होता है। भाई कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रहने पर ज्यादा खर्चा करता होगा, खाने पर कम। कोई ऐसा भी होगा जो खाने पे ज्यादा खर्चा करता होगा, रहने पे कम। कई ऐसे कंज्यूमर होंगे जो कपड़ों में ज्यादा पैसा खर्च करते होंगे और खाने पीने पर कम। कुछ इसका उल्टा नेचर वाले भी होंगे। तो इस तरह से तो बड़ा डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग भांति भांति के लोग रहते हैं, सबकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग अलग है। अगर ये सोचकर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालूंगा तो कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा, कभी ये एनालिसिस हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं एज्यूम करूंगा कि सबका कंजम्पशन भी सेम है, यानी सब की क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज भी सेम है। सब सेम कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं और सेम क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। जाहिर सी बात है इन अजम्पशंस के बिना आप अपने एनालिसिस को कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? आपको चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ता है स्टडी करने के लिए। मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि सब एक जैसी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, सब एक जितनी क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं। ठीक है? दूसरी हर एक चीज कि ये जो प्राइस है हमारे भारत में तो अलग अलग जगहों पर, जैसे हो सकता है रेंट देहरादून में कम होता हो, दिल्ली में ज्यादा होता हो, मुंबई में और ज्यादा होता हो। भाई रेंट भी तो सब्जेक्ट, प्राइस भी तो सब्जेक्टिव है ना, जगह के हिसाब से, क्या बोलते हैं, डिमांड के हिसाब से प्राइस भी तो चेंज हो सकती है। मान लो अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे कर रहा है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। जब भी चीजें चेंज होने लगेगी आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे, आपको चीजों को स्थिर रखना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यूम कर लूंगा कि भाई हर जगह पर इक्वल प्राइसेस ही हैं, यानी कंज्यूमर कहीं भी रहता हो कमोडिटीज के लिए सेम ही प्राइस पे करता है। बताओ ये एज्यूम करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि इस ग्राउंड पे आपकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। आप कहा जा सकता है कि आपने जो इंडेक्स नंबर निकाला है वो रेलेवेंट नहीं है, वो कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि हर कंज्यूमर एक प्राइस थोड़ी पे कर रहा है। तो ये अजम्पशन इसीलिए है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सको। ठीक है ना? आप इन उलझनों में मत पड़ जाओ कि सब एक जैसी कमोडिटी थोड़ी कंज्यूम करते हैं, सब एक जितनी क्वांटिटी थोड़ी कंज्यूम करते हैं, सब एक जितना प्राइस थोड़ी पे करते हैं। इसीलिए मैंने इन चीजों को स्थिर रखा ताकि मैं आपको इंडेक्स नंबर निकाल कर बता सकूं, एक मेजरमेंट करके दिखा सकूं कि कंज्यूमर पहले कितना पे कर रहा था और अब कितना पे कर रहा है, पहले से कम पे कर रहा है या पहले से ज्यादा पे कर रहा है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो पहले से बढ़ी है या घटी है। जनरली बढ़ती ही है ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है ना? कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि जो भी आपने बास्केट चुना है, वही वाली बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि भाई आपने जो बास्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज इस तरह से सेलेक्ट करना कि वो सभी कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करें, यानी वो एसेंशियल होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। अब भाई चावल सभी खाते हैं, कपड़े सभी पहनते हैं, है ना? आपका क्या बोलते हैं कि रेंट मोस्टली ज्यादातर लोग रेंट पर रहते ही हैं, बहुत कम लोग ओन करते हैं घर को। मतलब पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं कि हमेशा यही आएगा। पॉइंट ये है कि आप इस बास्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ऐड कर रहे हो
वो गुड्स एंड सर्विसेज सभी कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करने चाहिए, ठीक है ना। यानी ऐसा आप एज्यूम कर रहे हो कि हर कंज्यूमर इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता होगा। तो ये बास्केट में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज रखे जाएंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है एक इन्वेस्टिगेटर के लिए, क्योंकि वो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मतलब द कमोडिटीज included in the basket represents the standard living of the people of that group, ठीक है ना। ट्रू ऑन एवरेज बेसिस, यानी कि ये जो आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालते हो, ये एक्यूरेट रिजल्ट तो हो ही नहीं सकता यार, जब इतने सारे अजम्पशन पर काम हो रहा है। तो ये ट्रू ऑन एवरेज है ना, ट्रू ऑन एन एवरेज। मतलब कि ऑन अंदाजन आप बता रहे हो कि हाँ भाई, आज की डेट में ऑन एन एवरेज अगर कंज्यूमर पहले 100% खर्चा करता था सेम बास्केट के लिए, तो आज वो 140% खर्चा करता है सेम बास्केट के लिए, यानी कि पहले से 40% उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई है। क्या ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं? नहीं, ये एक्यूरेट है ऑन एन एवरेज बेसिस, यानी ये है ट्रू ऑन एन एवरेज, ठीक है ना। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें एरर के स्कोप रहेगा हमेशा, क्योंकि अजम्पशंस पर ये पूरा एनालिसिस, पूरा मेजरमेंट आधारित है। तो ये कभी भी आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, ये रिजल्ट्स ट्रू हैं बट ऑन एन एवरेज बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में ये अजम्पशन ही होती हैं। आपसे बहुत कम होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालना तो बड़ा आसान है, अभी आपको वेटेड इंडेक्स नंबर समझ में आया तो एकदम समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत कम होगा कि वो यहाँ से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल पूछे। वो हमेशा थ्योरी या अजम्पशन ही पूछता है, तो अजम्पशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जब भी हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो हम सबसे पहले एक बास्केट क्रिएट करते हैं। उस बास्केट में उन कमोडिटीज को रखते हैं जो कमोडिटीज उस स्पेसिफिक क्लास ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हो। हम एज्यूम करते हैं कि उस बास्केट में जितनी भी कमोडिटीज रखी हैं, हर पॉपुलेशन, जो हर व्यक्ति है वो सेम कमोडिटीज कंज्यूम करता है, सेम क्वांटिटी में कंज्यूम करता है। वो व्यक्ति कहीं पे भी रहता हो वो इक्वल प्राइस पे करता है, और यहाँ से मिलने वाले रिजल्ट्स 100% एक्यूरेट नहीं होते, एक्यूरेट होते हैं, ट्रू होते हैं, बट ऑन एन एवरेज बेसिस, ठीक है। पहले आप मेरे को ये बताओ, क्या आपको ये अजम्पशन समझ में आ रहे हैं? ये अजम्पशंस क्या हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के? बोलो। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, अब जैसे एक एग्जांपल के लिए ये बास्केट पर फोकस करना, इस बास्केट पे फोकस करना। क्या है इस बास्केट में? ये है मेरा बास्केट। बास्केट मतलब क्या? ग्रुप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस बास्केट में फूड है, रेंट है, क्लॉथ है, फ्यूल है, और कुछ मिसलेनियस आ गए इसमें, और भी मिसलेनियस आ गए। अब मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं, मैंने इस बास्केट में जब ये आइटम्स सेलेक्ट किए होंगे, जब ये गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट की होंगी, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, यानी कि जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज रिप्रेजेंट करने चाहिए, बास्केट रिप्रेजेंट करना चाहिए। यानी मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो फूड का, रेंट का, क्लॉथ का, फ्यूल का और कुछ मिसलेनियस उनके खर्चे होते होंगे, यानी कि सब इन्हीं आइटम्स पर खर्चा करते हैं, ठीक है ना। दूसरा, सब सेम ही कमोडिटीज का कंजम्पशन करते हैं, सब सेम ही क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, हर जगह कहीं पर भी रहते हो सब सेम ही प्राइस पे करते हैं। इन अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बताता है कि कंज्यूमर की कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, ठीक है। अब मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, ये मैं कैसे निकालूंगा? तो ये आप कैलकुलेट करते हैं
दो मेथड से, दो मेथड। इसमें एक मेथड होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के दो मेथड हो गए। पहला मेथड होता है इसमें एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा मेथड होता है इसमें फैमिली बजट मेथड। यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने के दो मेथड होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आप इसको बोलो या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आप इसको बोलो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने के दो मेथड, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। अच्छा, तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो होता है ये कुछ और नहीं, ये वेटेड इंडेक्स नंबर ही होता है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। वेटेड इंडेक्स नंबर ही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर ही है। जैसे वेटेड इंडेक्स नंबर निकलता है वैसे ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी निकलता है। अच्छा, वेटेड इंडेक्स नंबर में एक फॉर्मूला होता था ना, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और एक फॉर्मूला होता था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो समझ लो वेटेड इंडेक्स नंबर में जिसे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में उसी को एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। यानी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एक ही चीज है, एक ही चीज है। बस हम एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का ये नाम हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हो। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन वेटेड इंडेक्स नंबर की तरह ही होता है। इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर वेटेड इंडेक्स नंबर ही है। जैसे वेटेड इंडेक्स नंबर में वेटेड एग्रीगेटिव मेथड होता है, वैसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड होता है। जैसे वेटेड इंडेक्स नंबर में आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड होता है, वैसे ही कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर में उसको फैमिली बजट मेथड कहते हैं। दोनों एक ही चीज है। तो जब हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तब हम उसे फैमिली बजट मेथड बोलेंगे। जब हम बोलेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर, तब हम उसे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड बोलेंगे। यानी वेटेड इंडेक्स नंबर कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। वेटेड इंडेक्स नंबर को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे वेटेड इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन होता है, उसी की तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। बस आपको मेथड के नाम याद रखने होते हैं। जिसे आप वेटेड एग्रीगेटिव मेथड बोलते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में उसी को एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कहना है। जिसे आप वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड बोलते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में उसी को फैमिली बजट मेथड कहना है। फॉर्मूला भी सेम ही है। प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W, सिग्मा P0W इनटू 100, या अगर आपको W गिवन ना हो तो सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। और यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम ही है प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने का, सिग्मा W
सिग्मा WPR डिवाइडेड बाय सिग्मा W। ठीक है, याद रखना, अगर आपको W गिवन ना हो, इफ नॉट गिवन, तो अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि P0 Q0 को ही हम W कंसीडर करेंगे। यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे वेटेड इंडेक्स नंबर का होता है। आपको बस मेथड के नाम याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अभी जब हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो आप देखोगे ना फॉर्मूला चेंज होगा, ना इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका चेंज होगा। वेटेड इंडेक्स नंबर से हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूलों के ये मेथड के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक सवाल है, जाहिर सी बात है कि ये जो मेरा गिवन है ये क्या है, ये बास्केट है। इस बास्केट में क्या रखा है, फूड है, रेंट है, क्लॉथ है, फ्यूल है, मिसलेनियस आइटम्स हैं। क्या है ये सब? ये कंज्यूमर आइटम्स ही तो है, ये सारे कंज्यूमर आइटम्स ही तो है। इन कंज्यूमर आइटम्स का आप प्राइस चेंज कैलकुलेट कर रहे हो, यानी प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, यानी कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ही तो कैलकुलेट कर रहे हो। यानी उसे कहने की जरूरत नहीं, मैं तो आइटम्स को देखकर ही समझ गया कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, क्योंकि ये सब कंज्यूमर आइटम्स है। अब कंज्यूमर आइटम्स हैं तो क्या सारे लोग यही आइटम कंज्यूम करते होंगे? क्या कंज्यूमर तो कितने प्रकार के हैं भाई, हर एक कंज्यूमर, कितनी डाइवर्सिटी है भाई पॉपुलेशन में, हर कंज्यूमर का कंजम्पशन अलग अलग होता है। तो फिर यहीं पर आपको वो अजम्पशन याद रखनी पड़ती है। अजम्पशन नंबर 1, हर कंज्यूमर सेम कमोडिटी कंज्यूम करता है, हर कंज्यूमर सेम क्वांटिटी कंज्यूम करता है, हर कंज्यूमर सेम प्राइस पे करता है, चाहे वो कहीं पर भी रहता हो। ये जो आपको कमोडिटीज दी गई हैं, ये हर कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि हमने इस बास्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट किए हैं, इस अजम्पशन पर किए हैं कि हर लोग इन्हीं चीजों का कंजम्पशन करते होंगे और इतने ही आइटम का कंजम्पशन करते होंगे। तो ये अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा अजम्पशन पर सवाल जब एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत कम बच्चे होंगे जो इसका जवाब दे पाएंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो सब याद रखेंगे, फॉर्मूला तो सब याद रखेंगे, ये भूलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मैं कैसे निकालूंगा? कोई सा भी मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कोई सा भी मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फैमिली बजट मेथड यानी कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव वाला, या एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ फैमिली बजट मेथड से। फैमिली बजट मेथड में क्या चाहिए हमको भाई? फैमिली बजट मेथड मतलब दैट इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। भाई फैमिली बजट मेथड मतलब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सबसे पहले हमें यहाँ क्या निकालना होगा? प्राइस रिलेटिव, और उसको मल्टीप्लाई करना होगा W से, ठीक है। तो प्राइस रिलेटिव P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये है 2020 P0, ये है 2025 P1। P1 अपॉन P0 इंटू 100, 116। 60 अपॉन 50 इंटू 100, 120। ये हो जाएगा 125, ये भी हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 150। इसको W से मल्टीप्लाई करो तो 116 इंटू 35, 4060। 120 इंटू 15, 1800। 125 इंटू 20, 2500, 1250 और 3000। यानी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, बस ये कंज्यूमर के प्रोडक्ट हैं, हम यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं,
इसलिए हम इसको फैमिली बजट मेथड कह रहे हैं। अदरवाइज है तो ये वही वेटेड इंडेक्स नंबर ही, जैसे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड अप्लाई होता है वैसे ही करना है। ये आ जाएगा 12610। तो क्या होता है फॉर्मूला, 6 मैंने ऊपर निकाल दिया, इसको नीचे ले आते हैं। आप ही खा ले तो मुझे फिकर क्या नहीं रही। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू पी आर डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, यानी 12610 डिवाइडेड बाय 100, 126.1। याद रखना, ये जो इंडेक्स नंबर निकाला है इसी को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, 126.10 का मतलब क्या हुआ, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज increased by 26.1%। अगर मेरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 126.10 हो गया तो कितना चेंज आया, 26.1% का। यानी कंज्यूमर इस बास्केट के लिए जितना बेस ईयर में खर्च करता था उससे 26% ज्यादा वो करंट ईयर में खर्च करता है। यानी कि हर कंज्यूमर की इस बास्केट के आधार पर कॉस्ट ऑफ लिविंग 26% बढ़ गई है। अब ये एनालिसिस मेरे किस काम आएगा, ये एनालिसिस मेरे कई सारे काम आ सकता है भाई। इसकी यूटिलिटी चेक करो, अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालते हो तो आप वेजेस, सैलरीज, अलाउंसेस, इन सब का डिटर्मिनेशन कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को डियरनेस महंगाई भत्ता मिलता है, तो महंगाई भत्ता क्यों मिलता है, महंगाई को कॉम्पनसेट करने के लिए। अगर 5 सालों में महंगाई 26.1% बढ़ गई है, कंज्यूमर सेम बास्केट के लिए इतने परसेंट अब ज्यादा पेमेंट कर रहा है, तो पिछले 5 सालों में अगर उसकी मजदूरी, उसका सैलरी इतना ना बढ़ा हो तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक वर्कर की वेजेस क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉइज की सैलरी क्या होनी चाहिए, उनको हर साल कितने अलाउंसेस मिलने चाहिए, ये सब निर्धारित करने में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। गाइडलाइंस टू गवर्नमेंट के लिए ये गाइडलाइंस का काम करती है, पॉलिसी बनाने के लिए। किस तरह की पॉलिसी, वेजेस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड। अभी जैसे नए लेबर लॉ आए हैं, मिनिमम वेज तय किया गया है। जब गवर्नमेंट ने ये नई पॉलिसी जब निकाली होगी तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को भी कंसीडर कर रही होगी, वो जरूर देख रही होगी कि भाई पहले के मुकाबले अब लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ गई है, और उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को कॉम्पनसेट करने के लिए उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मजदूरी कितनी होनी चाहिए। तो तय हुआ कि भाई मिनिमम मजदूरी 18 होनी चाहिए। तो पता चला कि कई सारे लोग तो 18,000 तक की सैलरी दे ही नहीं रहे हैं लोगों को, मिनिमम वेजेस दे ही नहीं रहे हैं। तो फिर ऐसे केस में फिर सरकार को कानून बनाना पड़ता है, फोर्सफुली लोगों से कंप्लायंस पूरा करवाना पड़ता है कि भैया हमने कानून बनाया है कि लोगों की इतनी वेजेस होनी चाहिए, लोगों का प्रोविडेंट फंड खुलना चाहिए, लोगों का पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की पॉलिसीज बनाने के लिए भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एक गाइडलाइन की तरह काम करती है। कैन बी यूज्ड टू मेजर द परचेजिंग पावर ऑफ रूपी, यानी कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से रुपए की परचेजिंग पावर भी निकाल सकते हो और बता सकते हो कि एक व्यक्ति की रियल इनकम कितनी है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, मान लो कि एक बास्केट है, इस बास्केट में कई सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं। इस बास्केट के लिए पहले आप 1,000 रुपए पे करते थे, पहले आप 1,000 रुपए पे करते थे और 1,000 रुपए में आपको 50 यूनिट आप खरीदते थे। मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है या बास्केट है, कोई भी प्रोडक्ट या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 1,000 रुपए है और आप उसकी 50 यूनिट कंज्यूम करते हो। यानी कि आपको अपने सर्वाइवल के लिए 1,000 इंटू 50 कितना हो गया
50,000 रुपए की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? माना कि एक कंज्यूमर जो है उसकी इनकम जो है वो 50,000 है और इस 50,000 रुपए में वो 1,000 रुपए की रेट से 50 यूनिट का कंजम्पशन करता था। ठीक है ना? अब मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद या 1 साल बाद ही वो इन्हीं 50 यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए अगर 2,000 रुपया पे कर रहा है, इन्हीं 50 यूनिट को कंज्यूम करने के लिए अब वो 2,000 रुपया पे कर रहा है। इसका मतलब महंगाई दर बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हो गया है, रुपए की वैल्यू गिर गई है। जिन 50 यूनिट को खरीदने के लिए पहले 1,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे पर यूनिट, अब आप उन्हीं 50 यूनिट को खरीदने के लिए अब 2,000 रुपया पर यूनिट यानी कि 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ रहा है। यानी जो 50 यूनिट आप पहले 50,000 रुपए में खरीद लेते थे, वही 50 यूनिट खरीदने के लिए अब आपको 1 लाख रुपया चाहिए। यानी कि रुपए की जो वैल्यू है वो गिर गई ना। यानी अगर इस तरह से देखा जाए तो पहले के मुकाबले आज का 1 रुपया 50 पैसे के बराबर। भाई जो चीज आप पहले 1,000 रुपए में खरीद रहे थे या जो चीज आप पहले 50,000 रुपए में खरीद रहे थे, अब वो चीज आपको 1 लाख रुपए में मिल रही है। यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, रुपए की वैल्यू आधी हो गई है सीधे सीधे। यानी कि आप रुपए की वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से और आप अपनी रियल इनकम भी निकाल सकते हो। रियल इनकम कैसे निकलेगी? जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं। हालांकि रियल इनकम इस चैप्टर में आगे कॉन्सेप्ट भी है एक रियल इनकम वाला। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है जिसकी मजदूरी है 10,000 रुपए, इसको 10,000 रुपए की मजदूरी मिलती है। ये है 2020, ये है 2025। 2020 में जो इसकी वेजेस थी वो 10,000 थी और 2025 में इसकी वेजेस 20,000 हो गई है। ठीक है ना? तो आप कहेंगे कि यार ये जो व्यक्ति है इसकी तो इनकम डबल हो गई है, इंटू 2 हो गई है। ये 2020 में 10,000 रुपए कमाता था, 2025 में 20,000 रुपए कमाता है। इसकी तो इनकम 2 गुनी हो गई है। लेकिन क्या सच में इसकी इनकम 2 गुनी हो गई है? क्योंकि अगर इनकम 2 गुनी हो गई है तो मान लो कि पहले कोई कमोडिटी है, कोई भी एक आइटम ले लेते हैं जिसका प्राइस था 5,000 रुपया और उसकी क्वांटिटी थी 100 यूनिट। माना कि जब इसकी इनकम 10,000 होती थी तो ये 5,000 रुपए की रेट से 100 यूनिट का कंजम्पशन करता था। 5,000 रुपए में 100 यूनिट कंज्यूम करता था। ठीक है? अगर इसकी इनकम डबल हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ, या फिर इसको ऐसे लिखता हूं, ये 10,000 रुपया खर्च करके 100 यूनिट का कंजम्पशन करता था। जब इसकी कमाई 10,000 रुपए थी तो ये 10,000 रुपए खर्च करके 100 यूनिट का कंजम्पशन करता था। अगर इसकी इनकम डबल हो गई है तो अब इसे 20,000 में 200 यूनिट का कंजम्पशन ये कर सकता है, क्योंकि अगर इनकम इसकी डबल हो गई है तो अब ये अपना कंजम्पशन को डबल कर सकता है। पहले 10,000 कमाता था, 100 यूनिट का कंजम्पशन करता था। अब ये 20,000 कमाता है तो अब ये 200 यूनिट का कंजम्पशन कर सकता हो, तब मैं बोलूंगा ना कि इसकी इनकम डबल हो गई, क्योंकि इसका कंजम्पशन भी डबल हो गया। लेकिन माना कि ये पहले 10,000 कमाता था और 10,000 में 100 यूनिट का कंजम्पशन करता था। अब ये 20,000 कमाता है और 20,000 में भी 100 ही यूनिट का कंजम्पशन करता है। यानी कि पहले 10 कमाता था तो 100 यूनिट खरीद पाता था, अब 20 कमाता है तो 100 यूनिट खरीद पाता है। तो इनकम डबल कहाँ हुई? जितनी पहले थी उतनी ही अब भी है। यानी ये 10,000 आज के 20,000 के बराबर ही तो है। यानी भले ही देखने में लग रहा है कि इसकी इनकम डबल हो गई है, परंतु इसकी रियल इनकम अभी भी 10,000 के बराबर ही है। कमाई अभी भी उतना ही रहा है जितना 2020 में कमाता था, क्योंकि 2020 में भी वो जितना खरीद पाता था अपनी इनकम से, आज भी वो उतना ही खरीद पाता है अपनी इनकम से।
तो देखने में लग रहा है कि उसकी इनकम डबल हो गई है, परंतु उसकी इनकम डबल नहीं हुई है। इनकम डबल हुई तो उसके खर्चे भी तो डबल हो गए। जो 100 यूनिट पहले वो 10,000 में खरीदता था, वो 100 यूनिट खरीदने के लिए उसको 20,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी खर्चा भी तो डबल हो गया। तो उसकी इनकम बढ़ी कहाँ है? उसकी इनकम तो देखा जाए जितनी पहले थी उतनी अब भी है। देखने में लग रहा है कि डबल हो गई, पर कोई डबल नहीं हुई, उसकी रियल इनकम अभी भी 10,000 के बराबर ही है। ये तो मैंने ऐसी जनरली समझाया। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर के लेटर पार्ट में पूरा टेक्निकली फॉर्मूलों के साथ पढ़ेंगे। पॉइंट ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से आप अपनी परचेजिंग पावर डिटरमिन कर सकते हो, आप अपनी रियल इनकम डिटरमिन कर सकते हो। गवर्नमेंट इस क्या बोलते हैं, इसके आधार पर पॉलिसीज बना सकती है, लोगों की मिनिमम वेजेस, सैलरी, अलाउंसेस तय कर सकती है। ठीक है। Cost of living index number are also helpful in analyzing market trends. मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में भाव बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग से मार्केट टेंडेंसी भी निकाली जा सकती है। जो कमोडिटी मार्केट होता है ना, कई तरह के मार्केट होते हैं, तो इसकी यूटिलिटी भी पढ़ ली, असम्पशन भी पढ़ लिया, कैलकुलेशन तो इसका बिल्कुल वेटेड इंडेक्स नंबर की तरह ही होता है, बस आपको मेथड के नाम बदल जाते हैं। जिसे वेटेड इंडेक्स नंबर में आप वेटेड एग्रीगेटिव मेथड कहते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में उसको एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। जिसे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड कहते हो, उसे फैमिली बजट मेथड कहते हैं। तरीका सेम है कैलकुलेशन का। क्या आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बोलो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, अगर क्लियर है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे वेटेड इंडेक्स नंबर के और भी कई सारे मेथड हैं। बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिशियन हैं जिन्होंने वेटेड इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का अपना फॉर्मूला दिया। बहुत सारे इसमें नाम है। इसमें लास्पेरी मेथड है, पाशे मेथड है, फिशर्स मेथड है, मार्शल है, डॉर्बिश है, वॉल्स है, कई सारे इसमें नाम है। ये जितने भी नाम मैं लिख रहा हूं, ये सब स्टैटिस्टिशियन ने वेटेड इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने का अपना तरीका बताया। पता है आपको सबके फॉर्मूले और सबके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे अगर आपको इतना पता चल जाए कि हर व्यक्ति अपने इंडेक्स नंबर में वेट किसे कंसीडर कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, वेटेड इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड वाला, सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W इंटू 100। ये वेटेड इंडेक्स नंबर का सिंपल एग्रीगेटिव मेथड वाला फॉर्मूला है। अब बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन ने अपने फॉर्मूले भी दिए हैं वेटेड इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और उनके फॉर्मूलों में आप सिर्फ एक ही अंतर पाओगे, हर व्यक्ति रेट अलग अलग कंसीडर करता है। जैसे अगर हम बोले लास्पेरी इंडेक्स नंबर की, तो लास्पेरी मेथड की हम बात करें, तो लास्पेरी मेथड में Q0 को वेट कंसीडर किया जाता है। जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उसको वेट कंसीडर किया जाता है। तो लास्पेरी ने Q0 को वेट कंसीडर किया, पाशे ने Q1 को वेट कंसीडर किया। आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा व्यक्ति किसको वेट कंसीडर कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, वेटेड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है एग्रीगेटिव मेथड वाला? सिग्मा P1W डिवाइडेड बाय सिग्मा P0W इंटू 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब लास्पेरी ने क्या कहा? उसने कहा कि भाई मेरी थ्योरी में मैं
Q0 को वेट कंसीडर करूंगा, यानी लास्पेरी मेथड में Q0 को वेट कंसीडर किया गया। अगर आप Q0 को वेट कंसीडर करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, इसी को लास्पेरी मेथड कहते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना बड़ा आसान है, अगर आपको ये याद रहे कि कौन सा व्यक्ति किसे वेट कंसीडर कर रहा है। इसी तरह से फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1W डिवाइडेड बाय सिग्मा P0W इंटू 100, ये है वेटेड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। अब एक पाशे है, ये वेट किसे कंसीडर करता है, ये करंट एयर की क्वांटिटी को वेट कंसीडर करता है। एक बेस एयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो एक करंट एयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे रहा है। वेट किसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंस को, ठीक है ना। तो लास्पेरी मेथड बेस एयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देता है और बेस एयर की क्वांटिटी को वेट कंसीडर करता है, जबकि पाशे क्या करता है, करंट एयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस देता है और कहता है कि करंट एयर की क्वांटिटी को वेट कंसीडर किया जाना चाहिए। यानी पाशे का मेथड क्या है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, क्योंकि वो Q1 को करंट एयर की क्वांटिटी को वेट कंसीडर कर रहा है, करंट एयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो ये हो गया पाशे का फॉर्मूला, ये हो गया लास्पेरी का फॉर्मूला। अब है एक मार्शल कह रहा हूं, फिशर। फिशर क्या करता है, वो दोनों को इंपॉर्टेंस देता है, वो क्यों बेस एयर की क्वांटिटी को भी इंपॉर्टेंस देता है और करंट एयर के भी। देखो दोनों में एक एक कमियां है ना। लास्पेरी मेथड केवल बेस एयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो बेस एयर की क्वांटिटी को वेट कंसीडर कर रहा है। पाशे करंट एयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो कह रहा है कि करंट एयर की क्वांटिटी शुड बी टेकन एज वेट, ठीक है। और जो फिशर है वो दोनों बेस एयर और करंट एयर दोनों साल की क्वांटिटी को कंसीडर कर रहा है। एक्चुअली फिशर ने क्या कहा, फिशर्स मेथड से इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। इन दिस मेथड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पेरी मेथड एंड पाशे मेथड इज टेकन। यानी फिशर ने क्या किया, लास्पेरी ने जो अपना मेथड दिया, पाशे ने जो अपना मेथड दिया, उसने उन दोनों मेथड का ज्योमेट्रिक मीन निकालकर अपना एक नया मेथड दुनिया को दिया, जिसको हम कहते हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर। इसे आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों कहा जाता है वो बात की बात है। तो फिशर्स, याद है ना ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है। अगर आपको दो आइटम का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, क्योंकि दो आइटम का निकाल रहे हो, माना एक आइटम ए है एक आइटम बी है, तो दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट को हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। यहां पर मैं लास्पेरी मेथड और पाशे मेथड का ज्योमेट्रिक मीन ले रहा हूं, तो मैं ज्योमेट्रिक मीन ले रहा हूं दो मेथड का, तो स्क्वायर रूट निकालूंगा किसका, लास्पेरीज मेथड दोस्तों, अयोध्या Into के राम मंदिर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही है। पाशेज मेथड, महाध्वजारोहण के लिए ऐसी तैयारियां, ठीक है। लास्पेरी मेथड क्या था, वही फॉर्मूला एक ही है। देखो वेटेड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W। बस W किसने क्या कंसीडर किया, किसने किस चीज को महत्व दिया। एक व्यक्ति है जो बेस एयर की क्वांटिटी को महत्व दे रहा है, कह रहा है कि इंडेक्स नंबर बेस एयर की क्वांटिटी के आधार पर निकलना चाहिए। कौन कह रहा है, ये लास्पेरी। एक कह रहा है नहीं, करंट एयर की क्वांटिटी को महत्व देना चाहिए, वो करंट एयर की क्वांटिटी को वेट कंसीडर करके इंडेक्स नंबर निकाल रहा है। किसने कहा, ये पाशे ने। और फिशर क्या कह रहा है कि मैं दोनों के ज्योमेट्रिक मीन को इंडेक्स नंबर कंसीडर करूंगा। यानी इनडायरेक्टली फिशर मेथड बेस एयर की क्वांटिटी को भी कंसीडर कर रहा है और करंट एयर की क्वांटिटी को भी कंसीडर कर रहा है। ज्योमेट्रिक मीन हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक ये फिशर्स इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पेरी एंड पाशे मेथड। तो लास्पेरी मेथड क्या था, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। और पाशे मेथड क्या था,
सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ऑब्वियस सी बात है, ये 100 तो इस रूट से बाहर आ जाएगा, 100 रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये रूट से बाहर आ गया, और यही है फिशर्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या है, लास्पेरी पाशे दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार ये पूछे जाते हैं, याद रखना। ये नंबर्स क्या हैं, 10, 11, 00, 01, ऐसे याद रख सकते हो। 10, 11, 00, 01, पहले P लगा देना, बाद में Q लगा देना, यानी 10 मतलब P1 Q0, 11 मतलब P1 Q1, 00 मतलब P0 Q0, 01 मतलब P0 Q1। हालांकि ये सब ट्रिक वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी तो बड़ा साधारण ही प्रोसेस है। मतलब ये फॉर्मूले मेमोराइज करना बहुत इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कौन किसे वेट कंसीडर कर रहा है। तो फिशर्स इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है इसको आइडियल इंडेक्स नंबर, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। पहले तो ये ज्योमेट्रिक मीन पर आधारित है, और पांचों एवरेज में, अर्थमेटिक मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सब में ज्योमेट्रिक मीन को साइंटिफिकली सबसे एक्यूरेट एवरेज माना जाता है। पांचों में सबसे बढ़िया एवरेज ज्योमेट्रिक मीन होता है, क्योंकि फिशर मेथड ज्योमेट्रिक मीन पर आधारित है। तो थ्योरेटिकली ये एक बेस्ट एवरेज है इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। ज्योमेट्रिक मीन सभी एवरेज में से बेस्ट एवरेज है, जिसका इस्तेमाल फिशर मेथड ने किया। दूसरा, इसमें बेस ईयर की इसमें प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एज वेल एज करंट ईयर दोनों को कंसीडर कर रहे हो आप। इसमें बेस ईयर का प्राइस भी कंसीडर कर रहे हो, बेस ईयर की क्वांटिटी भी, करंट ईयर का प्राइस भी, करंट ईयर की क्वांटिटी भी। जबकि लास्पेरी केवल बेस ईयर की क्वांटिटी को कंसीडर करता है, पाशे केवल करंट ईयर की क्वांटिटी को कंसीडर करता है। लेकिन फिशर मेथड में बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर का करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, सबको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और ये सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी। अब ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है। कुछ टेस्ट होते हैं, है ना, रिवर्सिबिलिटी टेस्ट हम उसको कहते हैं। ये टेस्ट ये चेक करने के लिए किए जाते हैं कि आपका इंडेक्स नंबर कितना अच्छा है। जो इन टेस्ट को पास करेगा वो आइडियल इंडेक्स नंबर कहलाएगा। इन टेस्ट को सब इंडेक्स, किसी का भी कोई फॉर्मूला एक टेस्ट पास करता है तो कोई दूसरा टेस्ट पास करता है। केवल फिशर्स इंडेक्स नंबर ही एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो ये दोनों टेस्ट को पास करता है, इसीलिए उसको आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो उसको आइडियल कहने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो वो सबसे बेस्ट एवरेज का इस्तेमाल कर रहा है अपने फॉर्मूले में, जो कि ज्योमेट्रिक मीन है। वो सिर्फ बेस ईयर की या करंट ईयर की क्वांटिटी को नहीं, दोनों क्वांटिटीज को कंसीडर कर रहा है अपने फॉर्मूले में। और ये रिवर्सिबिलिटी टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि रिवर्सिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, तीनों वेटेड इंडेक्स नंबर वाले। लास्पेरी मेथड जो Q0 को वेट कंसीडर करता है, पाशे मेथड जो Q1 को वेट कंसीडर करता है, और फिशर्स मेथड जो दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से अपना इंडेक्स नंबर निकालता है, ठीक है ना। इसे आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। इसके बाद आता है मार्शल एडवर्थ इंडेक्स नंबर। जो मार्शल एडवर्थ है, ये यहाँ पर कैसे इंडेक्स नंबर निकाला जाता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा व्यक्ति किसे वेट कंसीडर करता है। फॉर्मूला तो वही रहेगा। क्या है P01 का फॉर्मूला, सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W इंटू 100, ठीक है।
अब जो मार्शल और एजवर्थ हैं, ये क्या करते हैं, ये पहले तो ये फॉर्मूला सजेस्ट किया फिशर ने और डेवलप किया मार्शल और एजवर्थ ने. In this method, quantity of current air and base air is taken as weight. मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, बेस एयर और करंट एयर दोनों की क्वांटिटी को वेट कंसीडर कर रहे हैं. यानी कि इन्होंने किसे वेट कंसीडर किया, इन्होंने वेट कंसीडर किया बेस एयर की क्वांटिटी को और करंट एयर की क्वांटिटी को, दोनों को वेट कंसीडर किया. बेस एयर की क्वांटिटी प्लस करंट एयर की क्वांटिटी को वेट कंसीडर करते हैं. तो फॉर्मूला क्या बन गया इनका, फॉर्मूला बन गया सिग्मा P1 इंटू Q0 प्लस Q1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q0 प्लस Q1. ऐसे देखोगे तो अजीब लगेगा फॉर्मूला, और कॉन्सेप्ट कितना आसान है. इस वाले पार्ट को वेट कहते हैं. ये वही फॉर्मूला है, सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W. बस ये लोग वेट किसे कंसीडर कर रहे हैं, बेस एयर की क्वांटिटी और करंट एयर की क्वांटिटी दोनों को वेट कंसीडर कर रहे हैं. अब इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति किसे वेट कंसीडर कर रहा है, क्योंकि अगर इतना भी याद रहेगा तो फॉर्मूला अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाएगा. फॉर्मूला मेमोराइज करने का बर्डन दिमाग से हट जाएगा. ठीक है. जो डॉर्बिश और बाउले है, ये किसे वेट कंसीडर करते हैं, तो डॉर्बिश और बाउले जो है, पहले ये क्या कहते हैं, इन दिस मेथड द अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्पेरी एंड पाशे इंडेक्स नंबर इज टेकन. जैसे फिशर्स मेथड में क्या होता है, लास्पेरी और पाशे मेथड का ज्योमेट्रिक मीन लेते हो, तो डॉर्बिश और बाउले क्या करते हैं, ये अपना इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला इन्होंने कैसे दिया, इन्होंने लास्पेरी मेथड और पाशे मेथड दोनों का अर्थमेटिक मीन लिया. जिसका ज्योमेट्रिक मीन लिया था फिशर मेथड ने, उसी का अर्थमेटिक मीन ले रहा है डॉर्बिश और बाउले. यानी कि P0 बराबर 1/2 इंटू लास्पेरी मेथड प्लस पाशे मेथड. इसको और थोड़ा सा तोड़ा जाए तो 1/2 क्या है, लास्पेरी मेथड सिग्मा P0 सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. पाशे मेथड क्या है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 1/2. अगर मैं 100 कॉमन ले लूं तो, अगर 100 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1. या फिर ये आ जाएगा आपका 50 इंटू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1. ये हो गया आपका डॉर्बिश और बाउले का फॉर्मूला. तो क्या है डॉर्बिश और बाउले का फॉर्मूला, बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्पेरी एंड पाशे इंडेक्स नंबर. तो जो लास्पेरी ने अपना फॉर्मूला दिया, जो पाशे ने अपना फॉर्मूला दिया, दोनों फॉर्मूलों के अर्थमेटिक मीन को डॉर्बिश और बाउले ने अपना इंडेक्स नंबर बताया. जबकि इन्हीं दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लो तो कौन सा इंडेक्स नंबर बन जाएगा, फिशर वाला. ठीक है. इसके बाद एक और है, जैसे वॉल्स इंडेक्स नंबर. वॉल्स इंडेक्स नंबर में क्या है भाई, क्या है फॉर्मूला, सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W इंटू 100. अब वॉल्स किसे वेट कंसीडर कर रहा है, वो किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो वॉल्स इंपॉर्टेंस दे रहा है इन दिस मेथड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस
and current air quantities is taken as weight. Geometric mean of base and current air quantity. बेस एयर की क्वांटिटी और करंट एयर की क्वांटिटी का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? दो आइटम का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? दो आइटम है तो स्क्वायर रूट ऑफ कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एयर एंड करंट एयर क्वांटिटी, यानी कि वो वेट किसे कंसीडर कर रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1 को। ठीक है ना? स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1 को, यानी क्या फॉर्मूला बना वॉल्स का? वॉल्स का फॉर्मूला है सिग्मा P1 स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1 अपॉन सिग्मा P0 स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1 इंटू 100। देखने में अजीब लगेगा फॉर्मूला, बस आपको क्या याद रखना है कि ये वेट कंसीडर किया, इस चीज को उसने इंपॉर्टेंस दी। तो आपको सिर्फ ये मेमोराइज करना है कि किस व्यक्ति ने किसे वेट कंसीडर किया, तो आपको ये फॉर्मूले मेमोराइज करने आसान हो जाएंगे। ठीक है, जैसे P01 सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W इंटू 100। लास्पेरी मेथड की बात करें तो इसने वेट किसको महत्व दिया? बेस ईयर की क्वांटिटी को। इसने वेट कंसीडर किया बेस ईयर की क्वांटिटी को। अगर मैं पाशे मेथड की बात करूं तो इसने वेट किसे कंसीडर किया? करंट ईयर की क्वांटिटी को। तो इसका फॉर्मूला उसने ये दिया। ठीक है, अगर मैं फिशर्स मेथड की बात करूं तो उसने लास्पेरी और पाशे मेथड के स्क्वायर रूट को अपना इंडेक्स नंबर बताया। उसने अपने इंडेक्स नंबर को इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से डिराइव किया। इसी तरह से आपका मार्शल की बात की जाए तो उसने क्या किया? मार्शल ने आपका दोनों क्वांटिटी को, बेस ईयर और करंट ईयर की दोनों की क्वांटिटी को वेट कंसीडर किया, यानी कि सिग्मा P1 इंटू बेस ईयर की क्वांटिटी प्लस करंट ईयर की क्वांटिटी को उसने वेट कंसीडर किया। उसने इंपॉर्टेंस दोनों क्वांटिटीज को दिया, P0 इंटू Q0 प्लस Q1 इंटू। बाउली की बात की जाए, इसने क्या किया? इसने लास्पेरी और पाशे मेथड के अर्थमेटिक मीन से अपना इंडेक्स नंबर डिराइव किया। याद रखना, फिशर दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से निकलता है, डॉर्बिश वाला इंडेक्स नंबर दोनों के अर्थमेटिक मीन से निकलता है। वॉल्स ने क्या किया? उसने दोनों के बेस ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर की क्वांटिटी के ज्योमेट्रिक मीन से अपना इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किया। मतलब उसने दोनों क्वांटिटीज के ज्योमेट्रिक मीन को वेट कंसीडर किया। तो फॉर्मूला देखा जाए तो सेम ही है, सबका वेटेड इंडेक्स नंबर वाला ही फॉर्मूला है, पर सब लोग अलग अलग चीज को महत्व दे रहे हैं, वेट अलग अलग चीज को कंसीडर कर रहे हैं। एक Q0 को कंसीडर कर रहा है वेट, तो एक Q1 को, एक दोनों के टोटल को, तो एक दोनों के ज्योमेट्रिक मीन को। एक व्यक्ति लास्पेरी और पाशे के ज्योमेट्रिक मीन से अपना इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो एक अर्थमेटिक मीन से अपना इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो फॉर्मूले याद रखने आसान है, आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि किसने क्या वेट कंसीडर किया। और एग्जाम में थ्योरी में भी यही चीजें पूछी भी जाती हैं, आपको ये सब मेमोराइज करना पड़ेगा। तो वेटेड इंडेक्स नंबर के जितने भी अलग अलग मेथड्स हैं वो सारे मैंने अभी आपको बताए। हालांकि अभी इसका प्रैक्टिस हम करेंगे एक क्वेश्चन में, इसके अलावा भी और कुछ है, एक दिन का काम इस चैप्टर में और है। पर आप मुझे ये बताओ, क्या आपको ये सभी फॉर्मूले समझ में आए? अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये सब याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको बस याद करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी है अपने फॉर्मूले में, वेट किसने कैसे कंसीडर किया है। अगर ये सारे फॉर्मूले क्लियर हैं तो हैंड रेस करो, प्रैक्टिस बाद में करेंगे। ठीक है।